नमस्कार, मैं आरजे मिशन ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, जो उसकी नगर योजना और विन्यास थी, उसे हमने देख लिया था और उस समय हमने आपको बताया था कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल भी है। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण पुरास्थलों पर वीडियो लेकर आए हैं कि उन पुरास्थलों से आखिर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जो ये लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, खास करके प्री में, वो ज़्यादातर इन्हीं तथ्यों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो से आखिर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या साक्ष्य हमें वहां से मिले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो प्रश्न बनता है वो तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि आखिर मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है ना, मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है, और अगर जिला पूछ दे तो वो लरकाना जिला था। ठीक है, और एक प्रश्न बनता है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे पे पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के किनारे पे हो जाता है। फिर दूसरे प्रश्न जो बनते हैं वो इसके खोजकर्ता से रिलेटेड बन जाता है कि आखिर मोहनजोदाड़ो जो पुरास्थल है उसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने किया था। आपको पता होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज मतलब 1-2 वर्ष में ही हो गया था। हड़प्पा की 1921 में हो गई थी और मोहनजोदाड़ो जो है वो 1922 में हो गया था। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन हुए ना, राखलदास बनर्जी, और कब किया गया था खोज ना, 1922 में। ठीक है, फिर मोहनजोदाड़ो के अर्थ से रिलेटेड भी प्रश्न बनता है कि आखिर क्वेश्चन क्या रहता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं या मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। तो अगर कोई पूछे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, किस पुरास्थल को, तो वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, फिर इसके अन्य नाम भी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाएगा, मोहनजोदाड़ो को। फिर सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाएगा, मोहनजोदाड़ो को। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है नखलिस्तान, ये सिंधी वर्ड है। ठीक है, तो सिंधी में नखलिस्तान किसे कहा जाता है ना, नखलिस्तान उस जगह को, रेगिस्तान के उस जगह को, यानी मरुस्थल के उस भाग को कहा जाता है जहां पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता हो, जिस कारण से वहां पे पेड़ पौधे पनप सके, बढ़ सके। ठीक है, तो नखलिस्तान का मतलब क्या हुआ कि मरुस्थल का वह भाग जहां पर्याप्त मात्रा में पानी मिलती हो, जिस कारण वहां पे पेड़ पौधे पनप सके। ठीक है, तो सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहेंगे ना, मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसमें आते हैं कि अब क्या क्या प्रमाण मिले हमें, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो मिला है वो यहाँ से बृहत स्नानागार मिला है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, ग्रेट बाथ। ठीक है, बृहत स्नानागार को अगर इसे और एक टर्म में कहें तो इसे कहा गया था ग्रेट बाथ। ठीक है, तो बृहत स्नानागार जो है वो हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो बृहत स्नानागार जो है वो हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो से। और बृहत स्नानागार जो है, देखिए इसमें हमें वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिलते हैं। वाटर प्रूफिंग के हम पिछले क्लास में जब नगर नियोजन बता रहे थे तो उस समय भी हमने बताया था कि वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य किस तरह से मिलते हैं ना, इसके अंदर जो है उस पर जिप्सम की कोटिंग की गई थी। ठीक है, जो ईंटें थी उस पर जिप्सम की कोटिंग की गई थी। तो आपका अगर पूछ दे कि वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, तो वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिल रहे हैं। फिर देखिए, इसमें जो सीढ़ियां थी वो आपको उस समय बताया था कि उत्तर और दक्षिण दिशा में, इसमें जो यह स्नानागार है इस पे उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनी थी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए इस पे सीढ़ियां बनी थी। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछा जाता है कि विश्व का महान आश्चर्य जो है वो किसे कहा गया है, या बृहत स्नानागार को विश्व का महान आश्चर्य की संज्ञा किसने दी है, तो वो संज्ञा दी है जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल के बारे में हमने बताया था कि जॉन मार्शल कौन थे ना, जब सिंधु घाटी की खोज हुई थी उस समय भारत में एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। डायरेक्टर जनरल उस समय के कौन थे ना, जॉन मार्शल थे। ठीक है, फिर देखिए एक नया प्रश्न क्या बन सकता है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन शायद हो सके कि आगे के एग्जाम्स में कभी पूछ दे। तो ये जो बृहत स्नानागार है ये जिस गली पे मिला है, जैसे जो वहां के पुरास्थल जो थे मोहनजोदाड़ो, उसमें जिस गली पे ये मिला है उस गली को पुरातत्वविद जो है उन्होंने एक नाम दिया है। तो उस गली का क्या नाम दिया है ना, उस गली का नाम देव मार्ग दिया है। ठीक है, देव मार्ग या डिविनिटी स्ट्रीट। ठीक है, तो ये बृहत स्नानागार जो है ये जिस गली पे मिला है उस गली का क्या नाम हो गया, देव मार्ग। ठीक है, उस गली का नाम देव मार्ग या डिविनिटी स्ट्रीट उसको कहा गया है। ठीक है, उस चीज को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि आगे के एग्जाम में जैसे यूपीएससी वगैरह या पीसीएस में ये क्वेश्चन बन सकता है, उसीलिए आपको ये बता दे रहे हैं
कि ये जिस गली में मिला है उसे डिविनिटी स्ट्रीट या देव मार्ग कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बृहत स्नानागार है, आपको बताए थे कि ये बृहत स्नानागार जल संचयन के लिए यूज नहीं होता था। जैसे आपको बताए थे धौलावीरा में जितने जलाशय मिले हैं वो ज्यादातर जल संचयन के लिए यूज होता था, लेकिन ये जो बृहत स्नानागार है इसका मुख्य जो उपयोग था ये मुख्यतः धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था इस बृहद स्नानागार को। अब इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इसका प्रयोग जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, ना कि जल संचयन के लिए। तो देखिए इसका प्रमाण जो है पुरातत्वविदों ने इस आधार पे लगाया कि जो बृहत स्नानागार है उसके बगल में पुरोहितों का आवास मिला है। ठीक है, तो उन पुरोहितों के आवास को देखते हुए इन्होंने कहा कि शायद ये बृहत स्नानागार जो है ये अगर वर्ष में कभी भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न करना होता था तो इस बृहत स्नानागार का यूज किया जाता था। ठीक है, तो आपको अगर पूछ दे कि पुरोहितों का आवास का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो वो भी कहाँ से मिलेगा, मोहनजोदाड़ो से, क्योंकि बृहद स्नानागार के बगल में ही हमें पुरोहितों का आवास का साक्ष्य मिलता है, जिस कारण से हम कहते हैं कि ये जो बृहद स्नानागार है इसका उपयोग जल संचयन के लिए कम और धार्मिक कार्यों के लिए ज्यादा किया जाता था। अब देखिए, अब ये जो बृहद स्नानागार है इस पे पानी कहाँ से भरी जाती थी, इस पे पानी कहाँ से आता था, तो देखिए इस पे जो पानी आता था मुख्यतः वो कुएं के द्वारा भरा जाता था। ठीक है, उसके आसपास में हमें बहुत सारे कुएं मिले हैं, उस कुएं के थ्रू उस पे पानियां भरी जाती थी, जो नाली उस कुएं के थ्रू नालियां लगी हुई थी, वहां से पानी निकाल कर वो नालियां जो है वो सीधे जाती थी बृहद स्नानागार में और वहां से पानी भरा जाता था बृहद स्नानागार में। तो अब देखिए कुएं के द्वारा भरा जा रहा है, तो इस पे और एक प्रश्न क्या बनता है ना, सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा पुराना स्थल है जहां सबसे प्राचीन कुएं के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कुएं का सबसे पहला साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो हमें कहां से मिलेगा, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, यहाँ जो मोहनजोदाड़ो है यहाँ से लगभग 700, लगभग मान के चलिए 700 कुएं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुएं के जो सबसे पुराना प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, अब देखिए इस पे और एक आता है कि कुषाण शासकों द्वारा बौद्ध स्तूप जो निर्मित किए गए थे उसके भी साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, ना मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो कुषाण शासक आपको पता होगा कुषाण शासकों के बारे में, तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक का, एक प्रसिद्ध कुषाण शासक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो कुषाण शासकों द्वारा निर्मित जो बौद्ध स्तूप है उसका भी हमें प्रमाण कहां से मिलता है, ना मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अब चलिए और कुछ तथ्य पे आते हैं। तो देखिए जिस तरह विशाल बृहत स्नानागार मिला है उसी तरह विशाल अन्नगार भी मिले हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि अन्नगार भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेषता रही है। तो विशाल स्नानागार जो है वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है। तो विशाल स्नानागार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, जो मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिले हैं उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज किसने की थी, मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, उसकी खोज मार्टिमर व्हीलर ने की थी। उसके बाद हमें जो बृहद स्नानागार है जिस, तो इतने ही बड़े में और भी हमें भवन मिले हैं, मतलब बहुत सारे भवनों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा भवन जो है वो भवन हमें, मतलब पुरातत्वविद जो है या विद्वान जो है उन्होंने उसे महाविद्यालय कहा है कि शायद ये महाविद्यालय होगा, क्योंकि बहुत सारे भवन मिले हैं जिनमें से सबसे बड़ा जो भवन है वो महाविद्यालय की तरह दिखते हैं। उन्हें लगा कि शायद ये महाविद्यालय होगा, इसीलिए यहाँ से महाविद्यालय का साक्ष्य भी मिल जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है कि महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, एक्चुअली में इसमें कंफ्यूजन है लोगों में, पुरातत्वविदों में भी कंफ्यूजन है कि बहुतों का मानना है कि ये महाविद्यालय, बहुतों का मानना है नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा तो वो भी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, क्योंकि देखिए जो संरचनाएं मिली है, बहुत सारे मकान मिले हैं, बहुत सारे मकान में जो सबसे बड़ा भवन जो मिला है उसीलिए वो बड़ा भवन देख के लगता है कि शायद ये महाविद्यालय होगा, उसीलिए उन्होंने कहा कि ये महाविद्यालय ही रहा होगा। ठीक है, तो महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से हो गया, मोहनजोदाड़ो से। फिर आपका सभागार का साक्ष्य मिलता है, सभागार के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है। अब देखिए जो सबसे फेमस क्वेश्चन जो बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो कांसे की एक नग्न नर्तकी है। ठीक है, कांसे की एक नग्न नर्तकी जिसने अपने हाथों पे चूड़ियां पहनी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कांसे की जो नग्न नर्तकी है वो हमें कहाँ से मिलता है, ना मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, उसने अपने हाथों में बहुत सारे चूड़ियां पहनी हुई है, तो चूड़ियों से हमें क्या प्रमाण मिलता है ना, देखिए मोहनजोदाड़ो के लोग चूड़ियों से परिचित थे। ठीक है, चूड़ियां बनाने की कला जानते थे। और एक चीज आपको पता होगा कालीबंगा में भी हमें, कालीबंगा जो है वहां से भी हमें चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कांसे की नर्तकी जो है ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है।
फिर एक फेमस क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दाढ़े वाले पुरोहित की मूर्ति, यानी दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिलती है, तो वो भी मोहनजोदाड़ो से मिलती है, ठीक है। और लेकिन इस पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, देखिए वो जो दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति है उसने कढ़ाई की हुई शॉल पहनी हुई है, ठीक है, एक कढ़ाई की हुई शॉल ओढ़ी हुई है, ठीक है। तो वो कढ़ाई की हुई जो शॉल है उससे प्रश्न क्या बनता है ना, कपड़ों पे कढ़ाई का साक्ष्य, कपड़ों पे कढ़ाई का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो वो कहाँ से हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो से। क्योंकि देखिए ये जो मूर्ति मिली है उस पे हमें कढ़ाई की हुई शॉल ओढ़ी हुई है, ठीक है। वो जो दाढ़ी वाले पुरोहित है उसने कढ़ाई की हुई शॉल ओढ़ी हुई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कढ़ाई की हुई शॉल या कढ़ाई की हुई कपड़े के साक्ष्य में कहाँ से मिलेंगे, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। फिर पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से मिली है हमें, मोहनजोदाड़ो से। तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट होता है ना, इस पे कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन कौन से जानवर का चित्र है, ठीक है। पशुपतिनाथ के मोहर जो पाए गए हैं उस पे कौन कौन से जानवर के चित्र है, तो उस पे कौन कौन से जानवर के चित्र है, एक हाथी है, ठीक है, फिर आपका गेंडा है, फिर आपका हिरन है, हिरन जो है उसके पैर के नीचे दो हिरन खेल रहे होते हैं, ठीक है, फिर बाघ का चित्र है और एक भैंसे का चित्र है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है या मोहर जो है उस पे हमें 5 जानवर के चित्र मिलते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के जानवर के, वैसे तो जानवर 6 हैं लेकिन प्रकार जो है वो 5 ही है क्योंकि 2 हिरन मिलते हैं हमें, ठीक है। फिर बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलेंगे, तो बुने हुए जो सूती कपड़े का साक्ष्य है वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है, ठीक है। उसके बाद कपड़ों की रंगाई का कारखाना, ये अभी तक पूछा शायद नहीं गया ये क्वेश्चन, लेकिन कपड़ों पे रंगाई करने का जो कारखाना है वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सूती कपड़े के ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं, तो उसी आधार पे मतलब सूती कपड़ों का चलन इस सभ्यता में आपको पता ही होगा, उसीलिए इसे सिंडन सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि सूती कपड़े बहुत ज़्यादा प्रचलित थे यहाँ पे। तो उसीलिए कहीं ना कहीं सूती जो कपड़े होते थे उस पर कढ़ाई बुनाई की जाती थी, रंगाई भी की जाती थी, तो उसीलिए जो रंगाई का कारखाना जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है। तो रंगाई का कारखाना भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। फिर मिट्टी जो कुम्हार होते हैं, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, तो उन बर्तनों को सुखाने के लिए भट्टी बनाई जाती थी, ठीक है। तो कुम्हार के 6 भट्टी भी जो हमें मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं, ठीक है। कुम्हार की 6 भट्टी के प्रमाण भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। फिर गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, बहुत सारे तांबे का ढेर मिला है हमें गला हुआ। फिर हाथी का कपाल खंड मिला है। वैसे देखिए हाथी ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलता था, सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी हमें उतना हमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन हाँ, हाथी जो था वो कहीं ना कहीं पालतू जानवर के रूप में प्रयोग होता था। और पालतू जानवर का हमें साक्ष्य कैसे मिलता है ना, जो मोहर वगैरह मिलती थी उसमें हाथी को सजाया हुआ था, आभूषणों से सजाया हुआ था, जिस कारण कहा जाता था कि शायद हाथी जो है वो पालतू जानवर के रूप में था। तो उस तरह से हमें यहाँ हाथी के कपाल खंड भी मिलते हैं। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से। फिर जो है यहाँ पे आपको पता होगा कि व्यापार वगैरह होता था, तो व्यापार वगैरह में तोल वगैरह जो होती थी जिसमें तराजू वगैरह, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है ना, सेलखड़ी का वाट मिलता है। वाट कहने का मतलब जिससे वजन किया जाता है, ठीक है, तोलने के लिए जो वजन के रूप में यूज किया जाता है, तो वो चीज जो सेलखड़ी से बनी हुई थी तो वो हमें कहाँ से मिलती है ना, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक प्रमाण हमें यहाँ से क्या मिलता है ना, सेलखड़ी और संगमरमर जो पत्थर होते हैं उस पर नक्काशी की जाती थी, ठीक है। तो वो नक्काशी का भी जो प्रमाण है वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। तो देखिए सेलखड़ी और संगमरमर पर नक्काशी का जो प्रमाण है ना वो सिर्फ मोहनजोदाड़ो से ही नहीं मिलता है, वो हमें हड़प्पा में भी मिलता है। तो सेलखड़ी एवं संगमरमर पर नक्काशी का जो प्रमाण है वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से मिलता है। फिर देखिए ये मोहनजोदाड़ो जो है इसे दुनिया का सबसे पुराना, उत्कृष्ट एवं नियोजित शहर भी कहा गया है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है आपको पता होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर में आता है, क्योंकि इसकी जो संरचना थी वो नगर की तरह थी। आपको नगर की विशेषता के बारे में बताए थे सिंधु घाटी के सभ्यता में, अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसे नगरीय सभ्यता किस लिए कहा जाता था, उसमें आखिर क्या क्या विशेषता थी जिस कारण से इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। तो आप एक बार पुराना वीडियो एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है दुनिया का सबसे पुराना और उत्कृष्ट नियोजित शहर कहा गया है, ठीक है। फिर यहाँ से अनाज पीसने के लिए जो अवतल चक्की मिलते हैं उसके भी प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है ना, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से अवतल चक्की का प्रमाण भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। फिर देखिए एक शिवलिंग की मूर्ति मिली है यहाँ से, ठीक है, शिवलिंग की यहाँ से मूर्ति मिली है, जिसे बहुत सारे लोगों ने पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहा है, ठीक है, क्योंकि जो
शिवलिंग की जो वो शिव जो होते थे, शिव को पशुपतिनाथ से दर्शाया गया था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की ही उपाधि दी गई थी शिव को, ठीक है। तो शिवलिंग की जो मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। लेकिन बात ये नहीं कि शिवलिंग की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, बात यहाँ पे आ जाती है कि ये मूर्ति आखिर मिली किसको थी। तो ये मूर्ति मिली थी MS वत्स को, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स को ये मूर्ति मिली थी। उसीलिए आपको याद होगा कि पिछले क्लास में शायद एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन से ऐसे पुरातत्वविद हैं जिनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें मोहनजोदाड़ो में आपको क्या बताए थे, एक तो राखलदास बनर्जी का नाम आता ही आता है, दूसरा जो है वो माधव स्वरूप वत्स का भी आता है। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं ये भी उत्खनन में लगे हुए थे, जो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन है उसमें ये भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। तभी तो अगर जुड़े हुए हैं तभी तो इन्हें शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो माधव स्वरूप वत्स का जो नाम है वो मोहनजोदाड़ो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो माधव स्वरूप वत्स को यहाँ से क्या मिला है ना, शिवलिंग की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो देखिए ये सारे जितने भी प्रमाण है इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। प्री में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं सारे चीजों से पूछा जाता है। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपसे फिर मुलाकात होते रहेगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय झारखंड।